Assalamu alaikum aspirants. In Gender Studies lecture series today we're going to discuss our topic 8 Gender Based Violence GBV. Gender Based Violence को आज हम डिस्कस करेंगे. Gender Based Violence को अगर देखा जाए तो Gender Based Violence एक्चुअली में क्या है. एक pervasive issue है, pervasive issue that actually affect individual across the globe but it disproportionality impacts women and girls. ठीक है जी. अब डिस्प्रोपोर्शनेटली हम अगर देखें तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस मोस्टली वुमेन एंड गर्ल्स को ही इम्पेक्ट करता है. ठीक है जी. किस तरीके से जेंडर बेस्ड वायलेंस में अगर देखा जाए मैन एंड वुमेन दोनों में देखा जाए तो दोनों में ज़्यादा हिटिंग इसकी जो है वो वुमेन एंड गर्ल्स के ऊपर ही है. इट एक्चुअली इनकम्पासेस a wide range of harmful behaviors that are directed at individual based on their gender, with women and girls being particularly vulnerable. पर्टिकुलरली जो काबिल बर्दाश्त ही समझा जाता है जिन्हें वो वुमेन एंड गर्ल्स की तरफ ही जेंडर बेस्ड वायलेंस है. अब इसकी जो अगर हम देखा जाए कि इसकी रूट्स क्या हैं तो अनइक्वल पावर डायनामिक्स हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं या कल्चरल बिलीव्स हैं, जो एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन चल रही है वही इसको एक्चुअली में बैकअप करती है इस जेंडर बेस्ड वायलेंस को. जो डिफरेंट तरह की थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन कर रही हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और स्ट्रक्चर या डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस और स्ट्रेटजीज एलिमिनेट करने के लिए वायलेंस की वो क्या क्या हो सकती हैं यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर डिस्कस करेंगे. जेंडर बेस्ड वायलेंस को सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज एक्चुअली जेंडर बेस्ड वायलेंस. तो जेंडर बेस्ड वायलेंस एक्चुअली अ हार्मफुल एक्ट दैट इज perpetrated against individuals based on their gender, typically targeting women and girls. जो typical target है जो कि इंडिविजुअल की तरफ जा रहा है जेंडर बेस्ड वायलेंस में वो वुमेन और गर्ल्स ही हैं ड्यू बिकॉज ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी या जो परसीव जेंडर नॉर्म्स है उनकी वजह से. काफ़ी डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर हो सकता है, या हाउस होल्ड्स के अंदर हो गया, कम्युनिटी, वर्क प्लेस, पब्लिक स्पेसिस के अंदर. अब जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो एक्चुअली में उसके काफ़ी फॉर्म्स हैं जिसमें फिजिकल, सेक्चुअल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी शामिल है. इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है, हरासमेंट है या ट्रैफिकिंग है, ये तमाम चीज़ें जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर ही इंक्लूड होती हैं. यूनाइटेड नेशन जो डिफाइन करती है जेंडर बेस्ड वायलेंस को वो किस तरह करती है, एनी एक्ट ऑफ वायलेंस दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन और इज लाइकली टू रिजल्ट इन फिजिकल, सेक्चुअल और साइकोलॉजिकल हार्म और सफरिंग टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर. किसी भी तरह का ऐसा वायलेंस, एनी एक्ट ऑफ वायलेंस जो कि जिसके नतीजे में क्या हो कि कोई फिजिकल, सेक्चुअल या साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचे किसी इंडिविजुअल को, और जो सफरिंग है इंडिविजुअल की वो बिकॉज ऑफ इट्स जेंडर हो, कि अगर ये खातून है या कोई लड़की है तो उसकी बेस पर, या कोई भी जेंडर है उसे उसके जेंडर की बेस पर फिजिकली, सेक्चुअली या साइकोलॉजिकली हार्म किया जाए, कोई ट्रॉमा पहुंचाया जाए तो वो वायलेंस कहलाता है. जेंडर बेस्ड वायलेंस इसकी रूट्स अगर देखी जाए तो जेंडर इनइक्वालिटी ही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूटेड. जो इसकी जड़ें अगर हम देखा जाए जहाँ पे जाके मिल रही हैं, जो पावर डायनामिक्स हैं जो कि परपेचुएट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट वुमेन को और दूसरे मार्जिनलाइज ग्रुप की. इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये एक आइसोलेटेड या इंडिविजुअल इशू है, बल्कि ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है जो कि रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर सिस्टम इनइक्वालिटीज़ को, कि ये सिर्फ एक किसी घर का मसला नहीं है बल्कि एक पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरी कम्युनिटी के अंदर ये इशू मौजूद है. और ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन और पब्लिक हेल्थ इशू दोनों की तरफ इसको लेकर जाता है. थ्योरीज अगर देखी जाए डिफरेंट वायलेंस अगेंस्ट थ्योरीज, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड थ्योरीज हैं, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि इनके कॉजेज़ क्या हैं या डायनामिक्स क्या है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के. और ये थ्योरीज डिफरेंट जो सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की तरफ, उनमें ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं. फेमिनिस्ट थ्योरी है सबसे पहले. फेमिनिस्ट थ्योरीज जो है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को किस तरीके से देखती हैं, इट्स एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पैट्रियार्शियल पावर स्ट्रक्चर्स के जो पिदराना निज़ाम मौजूद है, जो पैट्रियार्शिकल पावर मौजूद है. दिस जेंडर बेस्ड वायलेंस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन. This perspective argues that women, due to their historical and cultural dominance in society, exert violence to maintain control of women and reinforce gender inequalities. उन्हें ये लगता है फेमिनिस्ट थ्योरीज को कि जो कल्चरल जो एक पर्सपेक्टिव है कि मेन जो है एक्चुअली में उनका एक हिस्टोरिकल या कल्चरल डोमिनेंस है सोसाइटी के अंदर, तो इस चीज़ से उनको ये एक राइट एक तरह का मिला हुआ है कि वो वुमेन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जेंडर इक्वालिटीज़ को जो ये चीज़ फिर रेनफोर्स करती है. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, वायलेंस इज एक्चुअली अ टूल यूज्ड बाय मेन टू असर्ट देयर अथॉरिटी एंड कीप वुमेन इन सब्जुगेशन. कि मेन जो है एक्चुअली में अपनी अथॉरिटी शो करने के लिए और वुमेन को एक सब्जुगेशन में या एक सप्रेस्ड मॉडल के तौर पर रखने के लिए जब अपना ये टूल वायलेंस का यूज़ करते हैं.
सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है? सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल जो एक इस तरह का बिहेवियर दूसरों के साथ इंटरेक्शन का अपनाता है जिसमें एक ऑब्जर्वेशन या इमिटेशन होती है बिहेवियर्स की इन सोशल एनवायरनमेंट के अंदर, वो चीज़ आगे बढ़ती है। जिस तरीके से अगर कोई चाइल्ड विटनेस है वायलेंस का अपने होम या कम्युनिटी के अंदर, तो वो इस बिहेवियर को अपने अंदर इंटरनलाइज कर देगा और ये बिहेवियर वो आगे रिफ्लेक्ट करेगा जैसे ही वो उसकी एक ग्रोथ होगी और वो आगे अपनी कोई फैमिली लाइफ शुरू करेगा। ये थ्योरी हाईलाइट करती है कि किस तरीके से जो वायलेंस है वो नॉर्मलाइज्ड है फैमिलीज़ के अंदर और सोसाइटीज़ के अंदर, कि इस चीज़ को एक टोटली नॉर्मल सिनेरियो लिया जाता है कि एक बच्चे ने अपने बचपन में ये चीज़ देखी और वो एज ए ग्रोन अप एडल्ट होकर वो इसी चीज़ को दोबारा से रिप्ले कर रहा है। तो ये अंदाज़ा से हो सकता है कि किस तरीके से नस्ल दर नस्ल ये चीज़ जो है वो चलती ही चली आ रही है, और सोशल लर्निंग थ्योरी इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है। साइकोलॉजिकल थ्योरीज की तरफ अगर हम जाएँ तो साइकोलॉजिकल थ्योरी का एम्फेसाइज क्या है कि रोल ऑफ इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इन परपेचुएटिंग वायलेंस, के एक मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं जो कि परपेचुएट करते हैं वायलेंस को, साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है। अब इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं कि किसी इंसान को अगर कोई गुस्सा आ रहा है तो उसको ये आइडिया नहीं है कि मैंने अपने इस एंगर को किस तरीके से मैनेज करना है, सब्सटेंस अब्यूज़ किस तरीके से है, मेंटल इलनेस क्या है, और ये जो अब्यूजिव बिहेवियर है ये उसकी तरफ उसको लीड करती हैं बिकॉज ही एक्चुअली डोंट नो हाउ टू ट्रीट देम साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो फुली एक्सप्लेन नहीं करती सोशल और कल्चर फैक्टर्स को जो कि जीबीवी को जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, सोशल फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर रही है और इससे रिलेटेड देती है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। कल्चर थ्योरीज की अगर बात की जाए तो कल्चर थ्योरीज ये आर्ग्यू करती हैं कि कुछ सोसाइटीज़ के अंदर या कल्चर नॉर्म्स जो है कैंडन और इवन इनकरेज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को जो है वो इनकरेज करता है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है कुछ कल्चर्स के अंदर। तो ये नॉर्म्स जो है इसमें बिलीव्स क्या है कि वुमेन्स जो है वो एक्चुअली में इन्फीरियर है, मेन जो है सुपीरियर है, वुमेन्स जो है वो सबसर्विएंट है मेन के आगे, और जो एनवायरनमेंट है वो अब्यूजिव एनवायरनमेंट उसे जस्टिफाइड कर दिया जाता है कि वुमेन्स मेन आर एक्चुअली डोमिनेंट और वुमेन सबसर्विएंट है या उसे ये चीज़ फेस करनी है, वुमेन्स आर एक्चुअली इन्फीरियर। ये चीज़ें जब एक कल्चरली एक थॉट्स में माइंड्स में चली जाती हैं तो वो फिर जो वुमेन या जो जेंडर इस चीज़ को फेस कर रहा है वो उससे आगे उसको क्वेश्चन भी नहीं करता है। कुछ कल्चर में वायलेंस जो है वो एक फैमिली ऑनर को मेंटेन करने के लिए, एक वुमेन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, जो रिलेशन है सेक्सुअलिटी वगैरह का उसको मेंटेन करने के लिए एक नॉर्म के तौर पर भी इसे देखा जाता है। ठीक है जी, ये कल्चरल थ्योरीज यहाँ पे ये इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू कर रही है। स्ट्रक्चरल थ्योरीज की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चरल थ्योरीज क्या आर्ग्यू कर रही है, इसका फोकस क्या है कि जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इसका फोकस है कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है या पॉलिटिक्स है, लॉ है, ये वायलेंस को परपेचुएट करें। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है या उसको एग्जर्सरवेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वुमेंस की वल्नरेबिलिटी को वायलेंस की तरफ ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है क्योंकि इनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम है, उनके पास सोशल सपोर्ट कम है, और इससे क्या होता है उनके पास जो ये अब्यूजिव सिचुएशन है उससे एस्केप करने का जो उनके पास चांस है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जो वीक है उसके ऊपर ही अटैकिंग पोजीशन ज़्यादा आती है। स्ट्रक्चरल थ्योरीज जो इस चीज़ के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस कौन कौन सी हैं, किस चीज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं कि इट्स एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। स्ट्रक्चरल फॉर्म्स जो हमारे पास कौन कौन सी हैं, स्ट्रक्चर वायलेंस रेफर्स टू द सिस्टमेटिक वेज जिसमें सोशल स्ट्रक्चर हार्म्स और डिसएडवांटेज करते हैं इंडिविजुअल को, पर्टिकुलरली वुमेन को। उन्हें उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं, उनको जो इक्वालिटी है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है, और ये किसी भी सोसाइटल सिस्टम के अंदर होता है। जो मेन चीज़ें हैं लॉ है, पॉलिटिक्स हैं, इकोनॉमिक्स या सोशल नॉर्म्स वगैरह हैं जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर वायलेंस के अंदर ये हम इसे काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक वायलेंस है, लीगल वायलेंस है, ये कल्चरल वायलेंस है। इकोनॉमिकली वुमेन को सप्रेस किया जा रहा है, उनके पास सोर्सेज या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो ये चीज़ें ट्रैप कर देती हैं उन्हें वायलेंस की सिचुएशन के अंदर। जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है अपने फैमिली अपने पार्टनर के ऊपर या अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, ये चीज़ भी वुमेन को एक अब्यूजिव रिलेशनशिप के ऊपर रहने में मजबूर कर देती है। लीगल वायलेंस की अगर बात की जाए, बहुत सी सोसाइटीज़ में जो लीगल सिस्टम है फेल हो रहा है, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है जहाँ पे उन्हें जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो
मैराइटल रेप जो है उसे भी अलाउ कर दिया गया है कि इट्स नॉट सच एन इशू। और इसके साथ साथ वुमेंस को जो सिग्निफिकेंट हर्डल्स हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ जो लीगली अगर उन्हें राइट नहीं मिल रहा तो इट्स एक्चुअली कंसीडर्ड एज अ लीगल वायलेंस। कल्चरल वायलेंस की अगर बात करें तो कल्चरल वायलेंस जो है जेंडर नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस के अंदर। किसी भी वुमेन का रोल जो है वो एज ए सेकेंडरी रोल देखा जा रहा है। अब ये चीज़ जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाती है कि वुमेन्स का जो वायलेंस है एक मेथड ऑफ कंट्रोल है ओवर वुमेन, ये एक बिल्कुल नॉर्मलाइज सिचुएशन है। अब ये था हमारे पास स्ट्रक्चर वायलेंस जो कि एक सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। डायरेक्ट वायलेंस की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट वायलेंस एक्चुअली में जो फिजिकल सेक्चुअल या साइकोलॉजिकल हार्म है जो इन्फ्लिक्ट कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल को डायरेक्टली, वो कहलाता है डायरेक्ट वायलेंस। अब डायरेक्ट वायलेंस जो है वो विजिबल हो सकता है, इमीडिएट होता है और इसमें जो आइडेंटिफाइबल परपिट्रेटर और विक्टिम्स होते हैं कि इन लोगों के ऊपर ये इस वायलेंस का शिकार हुआ। फिजिकल वायलेंस है जिसमें एक मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ वायलेंस है, ठीक है जी, जिसमें एक इमीडिएट या लॉन्ग टर्म इनका इंजरी हो गई, कोई डिसेबिलिटी होगी, डेथ होगी, और इसमें इंक्लूड है हिटिंग है, बीटिंग है, बर्निंग है और डिफरेंट तरह का जो बॉडीली या फिजिकल हार्म किसी वुमेन को पहुंचाया जा रहा है तो वो फिजिकल हार्म्स है। फिजिकल हार्म में इंक्लूडेड है सेक्सुअल वायलेंस, इसमें रेप इंक्लूडेड है, सेक्सुअल हैरासमेंट इंक्लूडेड है, सेक्सुअल असॉल्ट इंक्लूडेड है। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इसके अंदर मौजूद है। अब सेक्सुअल वायलेंस जो है वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स के अंदर भी मौजूद है, स्पाउसल रेप वगैरह हो गया, या फिर पब्लिक स्पेसेस के ऊपर जो है ये चीज़ हैरेसमेंट हो रही है वर्क प्लेसेस के ऊपर या स्ट्रीट के ऊपर वुमेंस के साथ, तो ये तमाम चीज़ें सेक्सुअल वायलेंस के अंदर इंक्लूडेड हैं। इमोशनल साइकोलॉजिकल वायलेंस की अगर बात करें तो इमोशनल या साइकोलॉजिकल वायलेंस में जो है वो इस तरह के बिहेवियर्स इंक्लूड हैं जैसे कि मैनिपुलेट किया जाना, किसी को ह्यूमिलेट करना, वर्बल अब्यूज़ दिया, आइसोलेशन या नुकसान पहुंचाने की धमकियां। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इमोशनल या साइकोलॉजिकल वायलेंस में आ जाती है। इमोशनल वायलेंस जो है वो एक डैमेजिंग या फिजिकल अब्यूज़ है, ठीक है जी। इससे लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जैसे कि PTSD है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है। इस तरह के डिसऑर्डर्स किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आ सकते हैं अगर वो कंटिन्यूसली इमोशनल या फिजिकल साइकोलॉजिकल वायलेंस को फेस करता है। इकोनॉमिक अब्यूज़ है जो कंट्रोलिंग है पार्टनर की एक्सेस है मनी के ऊपर और प्रिवेंट करना उन्हें काम करने से, उन्हें सबूताज किया जाए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने से। ये इकोनॉमिक अब्यूज़ है जो कि एक मेथड ऑफ कंट्रोल है कि इस पर्सन ये जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा फॉर हिज और हर फाइनेंशियल नीड्स। ये भी एक तरह का इकोनॉमिक अब्यूज़ ही है और ये जेंडर बेस्ड वायलेंस में इंक्लूडेड होता है, इनमें ही इंक्लूड है। स्ट्रेटजीज टू एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डिफरेंट स्ट्रेटजीज ये जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है, ये इस तरह का वायलेंस अगेंस्ट वुमेन किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, एलिमिनेट किस तरीके से किया जा सकता है। एफर्ट्स टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस रिक्वायर्स मल्टीफेसिटेड अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ वायलेंस। मेन थिंग ये है कि जो रूट कॉज है वायलेंस के, जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें सपोर्ट दी जाए या सोसाइटल सोशल एटीट्यूड्स हैं उनको किस तरीके से चेंज किया जाए। एक मल्टीफेसिटेड अप्रोच की नीड है इस मसले को ख़त्म करने के लिए। लीगल एंड पॉलिसी फॉर्म्स, strong legal frameworks are essential in protecting women from violence and ensuring that perpetrators are held accountable। कि जो इसमें जो ये वायलेंस कर रहे हैं जो लोग, जो परपेट्रेटर्स हैं, उन्हें अकाउंटेबल किया जा सके। वो अगर इस किस्म की कोई हरकत कर रहे हैं तो उसके मामले में वो फिर जवाबदेह भी हों कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा जो वायलेंस है उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट को ऐसे लॉज इनेक्ट करने चाहिए जो कि क्रिमिनलाइज कर सकें, जो जितनी भी तरह की जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसे क्रिमिनलाइज किया जाए, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस है या सेक्सुअल हैरेसमेंट है या ट्रैफिकिंग है। इन तमाम मसले मसाइल में जो इन तमाम वायलेंस की फॉर्म्स में जो लोग इंक्लूड हैं उनके ऊपर क्रिमिनलाइज किया जाए, उनके ऊपर उनको एज ए मुजरिम साबित किया जाए या उनके ऊपर इस तरह की दिफात लगाई जाए ताकि ये चीज़ें जो है वो रोकी जा सकें। दीज लॉज मस्ट बी एनफोर्स्ड इफेक्टिवली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्हें इन्फोर्स किया जाए, इनको इम्प्लीमेंट किया जाए इफेक्टिवली। एंड देयर शुड बी अ कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग द जुडिशियल प्रोसेस टू इंश्योर दैट सर्वाइवर्स कैन सीक जस्टिस विदाउट फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और रिटेलिएशन। और इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जो सर्वाइवर है उसे जस्टिस भी मिलेगा और किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन या रिटेलिएशन उसको फेस नहीं करनी पड़ेगी। एजुकेशनल अवेयरनेस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स कि इस चीज़ की अवेयरनेस हो। मोस्टली वुमेंस को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि वो एक्चुअली में जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हो रही हैं, ताकि इस चीज़ को चैलेंज किया जा सके और इन नॉर्म्स को, स्टीरियोटाइप्स को जो ब्रेकअप किया जा सके। एजुकेशनल प्रोग्राम्स स्कूलों, कम्युनिटीज़, वर्क प्लेसेस के अंदर ही प्रमोट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को, रिस्पेक्ट को, नॉन वायलेंस को।
Teaching children about healthy relationships, consent and conflict resolution can help prevent violence before it starts. इसके साथ साथ जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें एट अर्ली स्टेज पे ही एक हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में, जो कंसेंट है या डिफरेंट आके जो रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें किस तरह हैंडल करना है, ये चीज़ें अगर स्टार्टिंग में ही बच्चों को सिखाई जाए तो ये इन फ्यूचर में इस वायलेंस को, कि ये स्टार्ट होने से पहले इस वायलेंस को ख़त्म किया जा सकता है। सपोर्ट सर्विसेज फॉर सर्वाइवर्स की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए क्रिटिकल सर्वाइवर्स जेंडर बेस्ड वायलेंस के, जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, कि उन्हें एमरजेंसी शेल्टर प्रोवाइड किए जा सकें, लीगल एड, हेल्थ केयर, काउंसलिंग, तमाम चीज़ें उनके पास होगी तो वो इस चीज़ से एस्केप करने का सोचेंगे भी। अदरवाइज जो जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो शिकार हो रही है ख़वातीन या कोई भी जेंडर, वो उसी चीज़ को फेस करता रहेगा अगर उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होगी, अगर उसके पास कोई एस्केप की प्लेस जो मौजूद नहीं होगी। और ये जो सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल या कल्चरली सेंसिटिव मौजूद होंगी तो ही इससे जो है वो निकल सकते हैं। कम्युनिटी एंड मोबिलाइजेशन की बात करें, जो ग्रास रूट एफर्ट्स हैं टू एंगेज कम्युनिटीज़ इन द फाइट अगेंस्ट जीबीवी आर वाइटल। कम्युनिटी लीडर्स, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैन एंड वुमेन दोनों के एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करें चेंजिंग एटीट्यूड्स की तरफ और वायलेंस को एड्रेस करें लोकल लेवल के ऊपर। मेंस इन्वॉल्वमेंट, जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव्स क्रूशियल। ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट तो होगी, वो तो अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएंगी, इसके साथ साथ जो मेंस इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं और जो पैट्रियार्चिकल नॉर्म्स हैं उन पर उनको जो चैलेंज करना है उसके ऊपर अपने इनिशिएटिव्स जो है वो आगे बढ़ाएं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डिपेंडेंस होगी वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा असेंशियल है इस साइकिल को, वायलेंस को तोड़ने के लिए, क्योंकि वुमेन की अगर एक्सेस होगी एजुकेशन की तरफ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तरफ, तो ये जो वल्नरेबिलिटी है उनकी इस वायलेंस को फेस करने के लिए, या एक अब्यूजिव रिलेशनशिप अगर मौजूद है तो उसको वो किस तरीके से लीव कर सके, ये उसमें उनको हेल्प आउट करेगा। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस की अगर हम डिफरेंट बात करें तो डिफरेंट जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, जो NGOs वगैरह हैं, वो एज ए ग्लोबल इशू के तौर पे इसको सॉर्ट आउट करती हैं। इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, इन सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, रिसोर्सेज को, एक्सपर्टाइज को, स्ट्रेटजीज़ को शेयर करें ताकि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है GBV से कॉम्बैट किया जा सके। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क्स हैं, कन्वेंशंस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW जो है, इनको अपना एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना चाहिए फॉर कंट्रीज़ टू अडॉप्ट एंड एनफोर्स पॉलिसीज एम्ड एट। इन्होंने अपने कि एलिमिनेट जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसको किस तरीके से एलिमिनेट करें, इन चीज़ के ऊपर जो इनकी वर्किंग है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्किंग कर भी रहे हैं और मज़ीद आगे जो है इनका वर्क जो है वो जारी भी है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें जेंडर बेस्ड वायलेंस की, तो इन कंक्लूजन अगर हमने ऊपर जो तमाम चीज़ें डिस्कस की, एक देखा जाए तो ये एक्चुअली में एक सीरियस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, जो कि अफेक्ट करती है वुमेंस को, उनके गर्ल्स को वर्ल्ड वाइडली। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है बल्कि ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये इशू है कि वुमेंस को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है और कंपेयर टू मैन वुमेंस को ये जेंडर बेस्ड वायलेंस ज़्यादा जो फेस करना पड़ रहा है। अगर इसके कॉजेज़ को अंडरस्टैंड किया जा सके, इसकी फॉर्म्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाने के लिए, इस जेंडर बेस्ड वायलेंस को एलिमिनेट करने के लिए। अगर स्ट्रक्चर और डायरेक्टर फॉर्म्स को हम एड्रेस करें दोनों को, बोथ स्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है कॉम्प्रिहेंसिव है, लीगली, एजुकेशनली, सपोर्ट सिस्टम, सोसाइटी कैन मेक मीनिंगफुल स्टेप्स टुवर्ड रिड्यूसिंग एवेंचुअली एरेडिकेटिंग GBV। अब GBV को अगर एरेडिकेट करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशली जो तमाम नॉर्म्स हैं, हमारे सोसाइटी है, एक हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, ये इसमें हेल्प आउट करें ताकि नेशनली या ग्लोबली एक वर्ल्ड वाइड जो ह्यूमन वुमेंस हैं या गर्ल्स हैं वो अपनी लाइफ जो विदाउट फियर ऑफ वायलेंस या विदाउट लिविंग फियर ऑफ लिविंग इन अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, अपने जो लाइफ है उसको प्रॉपर वे में कंटिन्यू कर सकें। ठीक है जी, जेंडर बेस्ड वायलेंस की हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स थे। जेंडर बेस्ड वायलेंस है क्या, जेंडर बेस्ड वायलेंस की डिफरेंट हमारे पास फॉर्म्स क्या हैं, उसके लिए आपके पास रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। इसमें अगर कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर नहीं हो पा रहा है या डिफरेंट एक्ट से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।